टुट गए शाखां सुक गईयां वे माया तेरे वेखण नू वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच ढावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच ढावां वे माया तेरे वेखण नू 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 चरखा गली दे विच डावां चुक चरखा गली दे विच डावां वे लोकां पाने मैं कमली वे लोकां पाने मैं कमली तंद तेरियां यादां दे पावां वे लोकां पाने मैं कमली तंद तेरियां यादां दे पावां वे लोकां पाने मैं कमली तंद तेरियां यादां दे पावां वे चरखे दी उकर दे ओले शिवा का डमरू मीरा का तुम्बा शिवा का डमरू मीरा का तुम्बा तेरा तुम्बा बोले तेरा तुम्बा बोले तेरा तुम्बा बोले तेरा तुम्बा बोले ओ शिवा का डमरू मीरा का तुम्बा तेरा तुम्बा बोले तेरा तुम्बा बोले तेरा तुम्बा बोले तेरा तुम्बा बोले तेरा तेरा
तेनू अखियां तेनू अखियां उड़ीकदियां नित खैर मंगा 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 ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ओ दुआ ना कोई होर मंगदी मैं दुआ ना कोई होर मंगदी मैं दुआ ना कोई होर मंगदी बहुत ही शानदार लखविंदर जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब वापस गंभीर मुद्दे पर लौटते हैं और वो है चुनाव और चुनाव का विश्लेषण। हालांकि हमने पूरी कोशिश की आपको आज एक बहुत ही मनोरंजक तरीके से चुनाव का विश्लेषण देने की। 13 तारीख को होली है, लेकिन राजनीति की दुनिया में आज ही होली आ गई है और 4:30 बजे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रेस से बात करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि उनके मन में इस वक्त कितनी प्रसन्नता इस वक्त चल रही होगी। लेकिन ये ब्रेक लेने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या इस बार मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है और क्या कभी मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, इस पर चर्चा चल रही थी। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे, बनारस में कुछ दिन पहले मैंने अमित शाह का एक इंटरव्यू किया था और मेरा भी उनसे यही सवाल था कि क्या कभी वो दिन आएगा जब मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट देगा, और तब उन्होंने क्या कहा था, एक बार आज आपको सुनवाना चाहते हैं। इतना मान लीजिए आज अगर 19% मुसलमान हैं इस राज्य में, तो आपको एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिसको आप टिकट दे सके बीजेपी का? देखिए, हम विनेबिलिटी के आधार पर देखते चुनाव का टिकट देते हैं और टिकट देने में हम हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं देखते हैं। आर्टिकल 370, कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर, बीजेपी ट्रेडिशनली ये 3 मुद्दों के लिए जानी जाती है। पहले आप कहते थे हमारी सरकार जब आएगी तो हम कुछ करेंगे, अभी तो हम विपक्ष में हैं। फिर सरकारें भी आने, आपकी केंद्र में भी आ गई, राज्यों में भी आनी शुरू हो गई, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। तो आपका जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है वो आज ये पूछता है कि भाई इन तीनों पर क्या हुआ? देखिए, आप एकदम एपरेंट एनालिसिस कर रहे हैं। ये तीनों वैचारिक मुद्दे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंच गया ट्रिपल तलाक पर। हमने स्पष्टता से स्टैंड लिया है कि इस देश की मुस्लिम महिला को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है और हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। ट्रिपल तलाक जायज़ नहीं होना चाहिए। हमने हमारा पक्ष बोल्डली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूं कि मुस्लिम महिलाओं में बहुत बड़ी चर्चा है इस चीज़ की। सिर्फ सपा, बसपा और कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे ट्रिपल तलाक पर। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, आपने अभी अभी बताया कि 18% या 19% मुसलमान हैं, मगर ये तीनों पार्टियां ये कहती ही नहीं है कि ट्रिपल तलाक के बारे में उनका क्या मानना है। हमने कह दिया कि हम मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कभी ऐसा दिन आएगा जब मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट देना शुरू करेगा? आपको लगता है कभी ऐसा आप ये अचीव कर पाएंगे? देखिए, काफ़ी जगह पे हमें मिलते भी है वोट, और जब धर्म और जाति चुनाव का आधार नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। एक आंकड़ा बताना चाहिए सुधीर, आपने जो सवाल पूछे उसके बाद बड़ा मौजू है, कंटेम्प्रेरी है आज का आंकड़ा। और आज का आंकड़ा डॉक्टर ज़ेरा और संदीप आप दोनों निश्चित तौर पे सुनना चाहेंगे। 134 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ऊपर थी, वहां बीजेपी 104 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी 19 पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और बीएसपी 7 सीटों पर आगे है और आरएलडी 1 सीट पर आगे है। आपको लगता है जो सोशल इंजीनियरिंग ये पार्टियां कर रही थी और जो हम बात पहले कर रहे थे पोलराइजेशन वर्सेस रिवर्स पोलराइजेशन की, ये उसी का नतीजा?
नहीं, देखिए रोहित जी, एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि जो टकराएगा, जो पब्लिक के बीच जाएगा, जो स्ट्रगल करेगा अपने मुद्दे और पब्लिक के मुद्दों को उठाएगा, वही जीतेगा। सबसे बड़ा सोच का मकाम यहाँ पे है कांग्रेस पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए और भी अन्य पार्टी, एसपी, जो भी पार्टी ये सोचती है आंख बंद कर मुसलमान उनको वोट दे देगा। तो मुझे लगता है कि मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मज़हब को लेकर जो मुद्दों को उठाया जाता है, राजनीति की जाती है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग जो है इस तबके की थोड़ा सा चेंज हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों को वाकई नहीं देना चाहिए टिकट, जो वाकई काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, अब वो इरिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन आपने रिवर्स पोलराइजेशन की बात की, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है तो और कहीं क्यों नहीं हो रहा है, और कहीं क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जो सिंह साहब ने बात कही थी कि आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उन आइडेंटिटीज़ की चॉइसेस चेंज हो रही हैं, जो आपने बात कही। तो एक जनरेशन ऐसी आ रही है जो ये चाहती है कि उसे स्कूल मिले, उसे कॉलेज मिले, उससे अच्छी सड़क मिले, उसे एक सिक्योर्ड रास्ता मिले, चाहे महिला, चाहे मैंने उस दिन भी कहा था रोहित जी, आपको याद होगा, दलित महिला के साथ रेप हो, चाहे मुस्लिम महिला के साथ रेप हो, रेप होता है, तो हर महिला चाहेगी कि वो सुरक्षित रहे। तो अगर कोई ऐसी पार्टी है जो उनके मुद्दों को अटेंड कर रही है, उसको एड्रेस कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, तो मुझे लगता है कि आज की जनता जो है उसका इंटेलेक्चुअल बहुत सही है अगर वो उसके पक्ष में अवेयरनेस बढ़ गई है। अंबर, आपको ऐसा लगता है कि ट्रिपल तलाक का जैसे मुद्दा है, उस पर बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया, उसकी वजह से भी कुछ फायदा हुआ होगा बीजेपी को, और मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगा होगा, अंदर ही अंदर उनको लगा होगा कि वो भी यही कहना चाहती थी? जी, सबसे पहले तो सुधीर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जिस सेक्स से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं इस मुद्दे को बीजेपी के साथ सपोर्ट करती हूँ कि ट्रिपल तलाक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के हक में उनके साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। अगर जो कोई भी इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। और रही बात मुस्लिम जो महिला वोटर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली अब तक हमारे देश में महिलाओं और माइनॉरिटीज़ के साथ, खासकर मुस्लिम के साथ एक अनोखा सा खेल खेला जाता है। महिलाओं को शादी में ज्वेलरी जोड़े के नाम पर, या विमेंस डे के नाम पर, या फिर मुसलमानों के लिए एक त्यौहार आता है देश में, इलेक्शंस, उसके मौके पर हमें बहुत ख़ास महसूस कराया जाता है कि आप बहुत ख़ास हैं, आपका वोट बहुत ख़ास है। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है मुसलमानों भी कि हाँ, हम बहुत ख़ास हैं, हमारे वोट से बहुत कुछ हो जाता है, जो मुझे लगता है कि उनको एक्चुअली उनके साथ धोखा होता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि अपीजमेंट के नाम पर क्या मिलता है? हज सब्सिडी। और हज सब्सिडी, हज जो है, आप जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से ना निपट जाए, तब तक आपके लिए हज नहीं है। आपको अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है, तो आपके लिए हज का कोई मायने ही नहीं है। तो सरकार को, जो भी मुसलमानों को या किसी भी सेक्ट को जो अपीजमेंट कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि मुद्दों पे काम करें। अब मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुसलमान का हित किसी अन्य जाति से अलग नहीं है। जो एक आम आदमी का हित है, वही मुसलमान का हित है। ऐसा तो नहीं कि मुसलमान को कुछ और चाहिए या जो अन्य जाति को नहीं चाहिए। मुसलमानों को टिकट दे देने से आपको मुसलमान के वोट नहीं मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। 97, मान लीजिए 97 टिकट आपने मुसलमानों को दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान आपको वोट देने लगेंगे। इसका मतलब ये आया, और क्योंकि सबसे कम सीटें इस बार बीएसपी को मिली हैं, जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था। मूल यहाँ जो बात चल रही है, जो बहस का मुद्दा है, जो संदीप महापात्र ने भी कहा कि अस्मितावादी राजनीति का दौर खत्म हो चुका है, इस पे सवाल और विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि उनकी बात में कितना दम है। मैं उनसे असहमत हूँ इस बात पे। पहली तो इस बात से असहमत हूँ, उन्होंने कहा 70 साल से अस्मितावादी राजनीति हो रही है। अस्मितावादी राजनीति मंडल कमीशन के बाद से शुरू हुई है, और अस्मितावादी राजनीति प्रतिनिधित्व के लिए है। आप देखें कि अस्मितावादी राजनीति ने उन तबकों को प्रतिनिधित्व दिया जिनको भारत की मुख्य राजनीति या दूसरे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मायावती हो, मुलायम हो, लालू हो, उन्होंने इन तबकों के अंदर आत्मसम्मान पैदा किया, और मुसलमानों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। ये अच्छी बात है। ये प्रतिनिधित्व का सवाल था। उत्तर प्रदेश और बिहार का परिणाम अलग है। बिहार में अस्मितावादी राजनीति जीती क्योंकि वो प्रतिनिधित्व की राजनीति थी और एक साथ थी। देखिए, कोई भी मुक्तिकामी अस्मिता होती है, स्त्रियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या पिछड़े हैं,
वो सब अगर इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे के सवाल में साथ देंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश ने ये साबित कर दिया कि अगर वो अलग रहेंगे तो उनकी जीत के बजाय उनकी हार निश्चित है, जो ये परिणाम दिखाते हैं। इसलिए एक सबक ये मिलता है इस चुनाव से कि अस्मितावादी राजनीति को एकजुट रहने की जरूरत है, कम से कम सामाजिक न्याय के सवाल पर। मतलब वो भेड़ बने रहे आप कह रहे हैं। पे अस्मितावादी राजनीति के नाम पे यूपी में शासन करे, नोएडा में, लखनऊ में अपने प्रतिमाएं बनाए। ये अगर अस्मितावादी राजनीति है ना, तो कतई सही नहीं है। और वोटर भेड़ बना रहे हैं। आप देखिए, भेड़ बकरी बना रहे हैं वोटर, जिसको जहां मर्जी हाथ दिया जाए। आप पिछले हाथी की मूर्ति बनाए दिल्ली में। सर मुझे बताइए ना, मायावती की तो मूर्तियां लग गई, उनको नोटों की मालाएं पहनाई जाती रही। मायावती के शासन में कितने दलित अमीर हो गए बताइए ना मुझे। उनका जीवन स्तर बदल गया। दिल्ली के ल्यूटियंस जोन में 3 बंगलों को एक साथ मिला के मायावती ने अपने लिए बंगला बनाया। ये अस्मितावादी राजनीति का परिचय है क्या? लखनऊ में नहीं है। मैं कह रहा हूँ मूर्तियां छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ चलिए मूर्ति छोड़ दीजिए। मायावती के शासन काल में कितने दलितों का जीवन स्तर बेहतर हो गया बताइए ना। बेहतर हुआ, उनके अंदर आत्मसम्मान का भाव जगा। मतलब सुख आत्मसम्मान देते हैं ना आप केवल, कि तुम्हारी नेता सरकार चला रही है, यही सुख आत्मसम्मान का भाव है ना केवल। उसके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर से पहले का एक युग है और कर्पूरी ठाकुर के बाद का एक युग है। पूरा जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में मायावती से सर ऐसे तो मैं भी का कह एक सकता हूँ युग है, 1857 से पहले का भारत अलग था, 1947 से पहले का अलग था, आज 2000 के बाद का अलग है, 1991 के बाद का अलग है। भाव जगह है, उनको जगह मिलने लगी है, वो अपनी बात कहने के लिए आगे आने लगे हैं। इसका पूरा बहुत सारे कानून बने। आप इसका श्रेय मायावती को देना चाहते हैं? बिल्कुल, न्याय मिला, हक मिला। अस्मितावादी राजनीति, ये अस्मितावादी राजनीति का अगर परिचय भारत का समाज विभाजित है, भारत का समाज विभाजित है। और तो मायावती अगर आ जाती तो सिर्फ जो पिछड़ा समाज है सिर्फ उसके लिए काम उसके लिए फायदा ना 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 और किसी के लिए नहीं। ना 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 उन्होंने देखिए उनके टिकट बंटवारे को देखिए, प्रतिनिधित्व का सवाल है। कभी वोट दे सकते बात कह सकते। जी देखिए ये सवाल प्रतिनिधित्व का है, हर तबके को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर उसकी पॉपुलेशन है, उसके सवाल है, और वो तभी मिलेगा जब आप सड़क का नाम, जब सड़क का नाम उसके नाम पे रखेंगे आप, जब अस्पताल का नाम, कॉलेज का नाम उसके नाम पे रखेंगे, तब होगा। ये इसकी शुरुआत मायावती ने नहीं की, इसकी शुरुआत मुलायम ने नहीं की, इसकी शुरुआत गांधी परिवार ने की। इस परंपरा को तोड़ तो सकते थे आप? बिल्कुल तोड़ना चाहिए था। अस्मितावादी राजनीति की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कि धनबल और बाहुबल से जो उनको दूर होना चाहिए था। कि जब मायावती जैसी कोई नेता आती है राजनीति में, जो तो लोग उससे, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप पुरानी परंपराओं को, रूढ़ियों को तोड़ेंगे आप, बिल्कुल, ना कि उसमें शामिल हो जाएंगे। इसीलिए मायावती ने क्या किया कि अगर आपकी मूर्ति बनी हुई है तो मैं अपनी और बड़ी मूर्ति बनाऊंगी, अगर आपके नाम पे सड़क है तो मैं 2 सड़क अपने नाम पे करूंगी। नहीं, ये हुआ। देखिए मूर्तियों की संख्या गिनी है, किसकी मूर्तियां कितनी हैं, लेकिन उस दिशा में जाना नहीं चाहिए था। एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी करनी चाहिए थी, उसमें मुलायम भी विफल रहे हैं और मायावती एक काम कर रहे हैं सर।